हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ। और आज हम बात करेंगे कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन जो कि भारत की पहली इंडिजिनसली मेड कोविड-19 वैक्सीन है और इसको रिसेंटली ह्यूमन ट्रायल्स का अप्रूवल दे दिया गया है DGCI के द्वारा। तो एक वैक्सीन डेवलपमेंट में कितना टाइम लगता है और क्या क्या प्रोसीजर होता है वैक्सीन डेवलपमेंट का, साथ ही साथ प्लाज्मा थेरेपी क्या है और कोविड-19 में प्लाज्मा थेरेपी का रोल क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो ICMR बोल रहा है कि 15 अगस्त तक ये जो वैक्सीन है वो लॉन्च हो जाएगी, इस दावे में कितनी सच्चाई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट्स के लिए साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो व्हाट इज कोवैक्सीन? तो कोवैक्सीन इज द फर्स्ट इंडिजिनसली मेड कोविड-19 वैक्सीन दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय DGCI फॉर ह्यूमन ट्रायल्स। यहाँ पे DGCI का मतलब है डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि काम करता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। और DGCI अप्रूवल देता है बेसिकली वैक्सीन डेवलपमेंट में ह्यूमन ट्रायल्स का, या जितने भी इससे रिलेटेड वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी अप्रूवल्स होते हैं वो DGCI जो है वो देता है। तो DGCI ने रिसेंटली कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल्स के अप्रूवल जो है वो दे दिया था और जुलाई में इसके ट्रायल्स शुरू होने थे, तो वो जो कि शुरू हो चुके हैं। हालांकि इस पर ICMR का कहना है कि 15 अगस्त तक जो है ये लॉन्च हो जाएगी, लेकिन एक वैक्सीन को डेवलप करने में आपको लगता है कि इतना कम टाइम लगता है? चलिए आगे देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये डेवलप की गई है भारत बायोटेक के साथ, भारत बायोटेक इंडिया। और भारत बायोटेक इंडिया जो है इसमें अकेला नहीं है, क्योंकि इसमें उसकी हेल्प की है ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने ये वायरस जो है उनको प्रोवाइड किया था। उसके बाद इसकी डेवलपमेंट का काम जो है वो भारत बायोटेक ने स्टार्ट किया है। तो बेसिकली इसको अभी फिलहाल भारत बायोटेक जो है वो डेवलप करेगा और इसके ट्रायल्स करेगा। क्या कोविड-19 वैक्सीन का डेवलपमेंट केवल भारत बायोटेक कर रही है? जी नहीं, भारत की अन्य 3 कंपनियां भी हैं जो कोविड-19 जो वायरस है इसके लिए वैक्सीन डेवलपमेंट का काम कर चुकी हैं। तो ये कौन कौन सी कंपनीज है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेनेकिया बायोटेक है, इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके बाद ज़ायडस कैडिला भी इसमें लगी हुई है। लेकिन अगर बात करें नंबर 1 पर कौन चल रही है तो वो है भारत बायोटेक, क्योंकि इन तीनों को पीछे करके भारत बायोटेक ने ह्यूमन ट्रायल्स का अप्रूवल जो है ले लिया है। हालांकि इनकी भी डेवलपमेंट चल रही है, तो इनको भी जल्द ही ह्यूमन ट्रायल्स के लिए जो है वो अप्रूवल मिल जाएगा अगर ये सक्सेसफुल होते हैं पहले के ट्रायल्स में। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो कोविड-19 की वैक्सीन है, क्या कोई भी वैक्सीन है, उसके डेवलपमेंट में कितना टाइम लगता है। क्योंकि अभी जो कोविड-19 की वैक्सीन जो है इसको लेकर काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं वो बोली जा रही हैं कि 1 साल में आ जाएगी, 2 साल में आएगी, या कितने साल में आएगी पता नहीं है। तो चलिए हम ये जानेंगे कि आखिर एक वैक्सीन को डेवलप करने में कितना टाइम लगता है। देखिए, एक वैक्सीन डेवलपमेंट का काम जो है वो आसान नहीं होता है और इसको सालों लग जाते हैं। मतलब आप ये तो कह ही नहीं सकते कि 1-2 महीने में वैक्सीन जो है बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें सालों का टाइम लग जाता है, क्योंकि ट्रायल्स होते हैं, एनिमल्स पर ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद ह्यूमन्स पर ट्रायल्स होते हैं, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्क्रीन पर जो आपको 6 पॉइंट्स लिखे हैं ये स्टेजेस हैं जहाँ से वैक्सीन डेवलपमेंट का काम चलता है। तो इन 6 स्टेजेस को पार करने के बाद ही जो वैक्सीन है वो आपकी पेशेंट्स तक पहुँचती है। अगर हम अब तक की सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन की बात करें जो अब तक सबसे तेज़ गति से बनी है, वो है मम्प्स की वैक्सीन, जिसको 4 साल का टाइम लगा था। और अगर हम बात करें HIV एड्स की, तो उसकी अब तक कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाई है। तो ये सबूत है कि आप वैक्सीन बना रहे हैं, उसके फेल होगी या फिर वो पास होगी, ये डिपेंड करता है आपके ट्रायल्स पर और कितनी सक्सेसफुल वो रही है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स रहे हैं या फिर कितने कामयाब है वो लोगों के अंदर। ये इसके लिए जो है पूरे 6 स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है। तो इन 6 स्टेजेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा, कि जो एक्सप्लोरेटरी स्टेज है इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि वायरस जो है उसके खिलाफ जो है वैक्सीन बन सकती है कि नहीं बन सकती है, या बनेगी तो कौन सी वैक्सीन बनेगी। देखिए, वैक्सीन भी कई तरह की होती हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। तो वैक्सीन जो कई तरह की होती है उनमें से किस टाइप की वैक्सीन बन सकती है, ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो चीज़ें होती हैं कि किस तरह की वैक्सीन बननी है और वायरस मतलब वैक्सीन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो ये सब चीज़ें जो है वो एक्सप्लोरेटरी स्टेज में तय की जाती हैं। उसके बाद आते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है कि एनिमल्स पर जो है वो ट्रायल किया जाता है और एनिमल्स पर ट्राई किया जाता है, साथ ही साथ उसकी सक्सेसफुल रेट भी देखी जाती है। और अगर एनिमल्स पर ट्रायल जो है सक्सेसफुल होता है तभी आप स्टेज 3 में एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनिमल्स में ट्रायल होता है। उसके बाद आती है 3rd स्टेज, जो कि है क्लिनिकल डेवलपमेंट की। तो क्लिनिकल डेवलपमेंट की जो स्टेज है वहाँ पर जो है
ह्यूमन ट्रायल्स किए जाते हैं और इसके भी 3 फेज़ होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो तीनों फेज़ में जो है यहाँ पर ट्रायल्स किए जाते हैं। फर्स्ट फेज़ में क्या होता है कि थोड़ी पॉपुलेशन जो है कम होती है, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जिन लोगों पर आपको ट्रायल करना है वो थोड़े कम होते हैं। सपोज़ वो 80, 90, 100 तक हो सकते हैं, उन पर ट्रायल करना होता है। उन पर अगर आपकी सक्सेसफुल रेट जो है वो ज़्यादा होती है तब आप फेज़ 2 में जाते हैं। और देखिए कोई भी वैक्सीन जो है वो किसी भी स्टेज पर जो है फेल हो सकती है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे तो वहीं पर जो है वैक्सीन फेल हो जाती है। तो फर्स्ट फेज़ के बाद आप सेकेंड फेज़ में जाते हैं, जहाँ पर आप थोड़ी और पॉपुलेशन को लेते हैं और सब्जेक्ट्स को देखते हैं, उन पर आप जो है वैक्सीन का जो है ट्रायल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000 लोगों तक इसमें ट्रायल किया जाता है। और उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज। यहाँ पे एक मास पॉपुलेशन को यूज़ किया जाता है, यहाँ पे थाउजेंड्स, हज़ारों लोगों को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, उन पर वैक्सीन ट्रायल किया जाता है। और उसके बाद चेक किया जाता है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, या वैक्सीन जो है पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट दे रही है नहीं दे रही है। जब आप क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज को पार कर लेते हैं, मतलब इसको बिल्कुल इवेलुएट कर लेते हैं, उसके बाद आती है आपकी फोर्थ स्टेज, यानी कि रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। तो यहाँ पे जो है वैक्सीन के जितने भी ट्रायल्स रहे हैं उनके बेस पे जो है पूरे रिव्यू किए जाते हैं और जिस वैक्सीन को जो है अप्रूवल दिया जाता है। अप्रूवल देने के बाद ये फिफ्थ स्टेज आती है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। देखिए ये भी काम जो है आसान नहीं होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कंपनी से डील करनी पड़ती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग में खुद बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जबकि एक पैंडेमिक है, कोविड-19 तो एक पैंडेमिक है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है मास लेवल पर करनी होगी, तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है। उसके बाद जो है ये वैक्सीन जो है इन 6 स्टेजेस को पार करने के बाद पेशेंट्स तक पहुंचती है। तो ये 6 स्टेजेस को पार करने के बाद ही वो पेशेंट्स तक पहुंचती है। तो आप खुद से ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या इनमें कम टाइम लगेगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अब तक जितनी भी वैक्सीन डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो बहुत ज़्यादा सालों लगे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मम्प्स जो वैक्सीन है जो सबसे फास्टेस्ट बनी थी, जो सबसे तेज़ गति से बनी थी, वो थी मम्प्स की वैक्सीन, जिसको खुद 4 साल का टाइम लग गया था। आपने देखा कि किस किस तरह की जो स्टेजेस हैं वहाँ से गुजरना पड़ता है वैक्सीन डेवलपमेंट में हमें। तो वैक्सीन बनाने के लिए जो है साइंटिस्ट के और डॉक्टर्स को कितनी स्टेजेस को पार करना पड़ता है। अब हम ये भी जानेंगे कि कितने तरह की वैक्सीन्स होती हैं। देखिए जो पहली स्टेज होती है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, वहाँ पे पहले डॉक्टर्स को या साइंटिस्ट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वैक्सीन किस तरह की बनानी है। तो वो किस तरह की वैक्सीन बनानी है उसकी कुछ 3 मेजर टाइप्स मैंने यहाँ पर लिखी है जो इंपॉर्टेंट है अभी। तो ये 3 है, लाइफ अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, इनएक्टिव वैक्सीन्स और उसके बाद सब यूनिट वैक्सीन्स। तो इस तरह से 3 स्टेजेस हैं ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स के बारे में। तो इसमें किया क्या जाता है कि जो भी पैथोजन होता है, फॉर सपोज मैं कोविड-19 का एग्जांपल लेती हूँ, तो कोविड-19 का ही वायरस होगा जो पैथोजन होगा बॉडी के लिए, तो इसको कमज़ोर कर दिया जाता है। इसको बिल्कुल डीएक्टिवेट से मोड में लेकर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर किया जाता है और उसके बाद जो है इससे वैक्सीन जो है डेवलप की जाती है। तो इस तरह की जो वैक्सीन्स होती हैं, पहली चीज़ तो ये है कि इनको बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है, क्योंकि आपको साइड इफ़ेक्ट्स को भी मेज़र करना होता है। तो इसमें 1-2 साल या 3 साल भी लग सकते हैं इन वैक्सीन्स को डेवलप करने में। तो यहाँ पे साइड इफेक्ट्स होते हैं, साथ ही साथ इसको लंबा समय लगता है। लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब 1-2 डोजेज में ही आपको काम बन जाएगा। मतलब 1-2 डोजेज में ही आपका जो वायरस है वो खत्म हो जाता है आपके शरीर से। तो इसमें बार बार इन डोजेज को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल दूँ तो जितनी भी MMR वैक्सीन है, जो मीजल्स, मम्स और रुबेला वैक्सीन हो गई, या फिर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होगी, साथ ही साथ चिकन पॉक्स की वैक्सीन होगी, ये लाइफ अटेन्यूएटेड वैक्सीन हैं। अब हम बात करेंगे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स के बारे में। देखिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स जो होती हैं, पहली चीज़ तो ये जो पैथोजन होता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि लाइफ अटेन्यूएटेड के अंतर्गत उस पैथोजन को जो है वो कमज़ोर कर दिया गया है। लेकिन जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स होती हैं, इनके अंतर्गत क्या होता है कि पैथोजन को मार दिया जाता है, मतलब वो वायरस या बैक्टीरिया जो भी है उसको बिल्कुल मार दिया जाता है और उसके बाद उससे जो है वैक्सीन डेवलप की जाती है। और ये बेसिकली इनएक्टिव वैक्सीन्स में क्या होता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, मतलब इसमें आपको बार बार जो है डोजेज लेनी पड़ती हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो फ्लू हो गई, पोलियो हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, या फिर टेटनस का टीका हो गया, रेबीज़ हो गई, ये सारी इनकी जितनी भी वैक्सीन बनी है ये सारी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। जैसे पोलियो में बच्चे को बार बार डोजेज दिलवानी पड़ती है, जो आपको पता है पल्स पोलियो अभियान हो गया, या फिर पोलियो की डोजेज जो है समय समय पर बच्चे को दी जाती हैं ताकि जो है ये बीमारी उसके अंतर्गत ना आए। अगर आप एक बार ही पोलियो की डोजेज को लेकर छोड़ देंगे तो ये जो है एक्टिव नहीं रहेगी और इससे जो है वायरस के शरीर के अंतर्गत आने का खतरा बना रहता है। तो इस तरह से जो है ये जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स होती हैं ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं, इनके लिए आपको बार बार डोजेस लेनी पड़ती हैं। तो हमारी जो कोवैक्सीन है,
जो हमारी कोवैक्सीन है वो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो कोवैक्सीन है ये किस टाइप की वैक्सीन है। तो आपको याद रखना है कि ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, और अगर ये भी मार्केट में आ जाती है तो इसके लिए भी आपको बार बार जो है डोजेस लेनी पड़ेंगी। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं सब यूनिट वैक्सीन। तो ये ऐसी वैक्सीन होती हैं जिनके अंदर जो पैथोजन होता है उसको अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, अलग अलग हिस्सों में काट दिया जाता है, बांट दिया जाता है, और उसके बाद जो है उससे वैक्सीन जो है डेवलप की जाती है। तो ये एक अलग स्ट्रैटेजी है। हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि देखिए ये सिर्फ इसी टाइप की वैक्सीन नहीं होती है, वैक्सीन की बहुत टाइप्स होती हैं, लेकिन मैंने आपको ये 3 मेजर टाइप्स बताई हैं। इनमें से जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और लाइफ अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ये 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो वैक्सीन होती हैं ये जो सबसे मतलब कहूँगी कि सबसे कारगर सिद्ध होती हैं इस टाइप की वैक्सीन जो होती हैं, और कोवैक्सीन जो है वो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से स्टेजेस से जो है एक वैक्सीन डेवलपमेंट गुजरती है, वैक्सीन का कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, साथ ही साथ कौन कौन सी टाइप ऑफ वैक्सीन होती हैं। तो अब जो ये ICMR बोल रहा है कि 15 अगस्त तक जो है ये लॉन्च हो जाएगी, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अनरियलिस्टिक हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई भी वैक्सीन डेवलप हो जाती हैं। क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें वैक्सीन्स के बारे में, तो वैक्सीन डेवलपमेंट का जो काम है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है चल रहा है, और दूसरे देशों की भी वैक्सीन्स हैं जो पहले हमसे ज़्यादा पहले नंबर पर हैं। मतलब मैं बात करूं तो इंडिया तो बहुत पीछे है। इंडिया की जो वैक्सीन है उसको तो अब ह्यूमन ट्रायल के लिए जो है ये अप्रूवल मिला है। इससे पहले पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है काफ़ी वैक्सीन्स हैं जिनको ह्यूमन ट्रायल्स के अप्रूवल बहुत पहले ही मिल चुके हैं, और जो अपने फेज़ 3 में चल रही हैं अभी अगर बात की जाए तो। देखिए इन वैक्सीन्स को जो है WHO भी मॉनिटर कर रहा है, और WHO भी जो है अपनी डेली अपडेट्स दे देता है कि कौन कौन सी वैक्सीन कौन कौन से स्टेज तक पहुंच चुकी है। तो जैसे आपको इसमें नज़र आ रही होगी ये पूरी लिस्ट है जो कि WHO की ऑफिशियल साइट से मैंने डाउनलोड की है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 21 कैंडिडेट जो वैक्सीन्स है वो क्लिनिकल इवैल्यूएशन के दौर में है, 21 जो है 139 कैंडिडेट वैक्सीन है जो कि प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन में चल रही हैं। तो अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो ये वैक्सीन है ये अभी क्लिनिकल ट्रायल्स इसके स्टार्ट होने हैं, मतलब हो गए हैं अभी स्टार्ट में। जब आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस तौर पे वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 3 फेजेस में पार करने हैं इनको। तो आप सोचिए कि वर्ल्ड लेवल पे जो है इतना काम चल रहा है वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर, उसके बाद भी कोई वैक्सीन जो है मार्केट में लॉन्च अब तक नहीं हुई है। तो कैसे ICMR दावा कर सकता है कि 15 अगस्त तक ये वैक्सीन जो है ये लॉन्च हो जाएगी। तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक जो है चीज़ लगती है अगर आप देखें तो इसको सही नज़रिए से है, क्योंकि अगर आप उसे अच्छी तरह से फॉलो नहीं करेंगे तो एक तरह से पेशेंट्स के ये रिस्क पर लाकर छोड़ देता है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है कि 15 अगस्त तक जो है दवाई लॉन्च हो जाएगी। दूसरी चीज़ अगर हम एक बात करना चाहूँगी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। प्लाज्मा थेरेपी जो है देखिए अभी दिल्ली की सरकार ने यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्लाज्मा बैंक बनाया है, जहाँ पे वो जो कोविड-19 से जो पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं उनको उन्होंने एक तरह से इन्वाइट किया है कि वो आए और ब्लड डोनेट करें। तो ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जानने से पहले हम प्लाज्मा के बारे में जानेंगे कि प्लाज्मा होता क्या है। देखिए जो हमारा ब्लड है वो कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। आपको वो लाल रंग का दिखाई देता है, लेकिन उसके अंतर जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो ब्लड के अंतर्गत होते हैं, जो RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो ये 4 कंपोनेंट्स मिलकर जो है ब्लड को बनाते हैं। तो ब्लड का जो येलोइश लिक्विड होता है, येलोइश लिक्विड कॉम्पोनेंट होता है जो ब्लड का, वो प्लाज्मा होता है। अब आप कहेंगे कि येलोइश कैसे हो सकता है, तो देखिए जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो ब्लड जो है वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन कौन सा ब्लड का पार्ट है। तो जो येलोइश पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा जो होता है सबसे मेजर पार्ट होता है ब्लड के कंपोनेंट्स का। देखिए ये पिक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि प्लाज्मा जो है इसमें प्लाज्मा 55% यानी कि 55% जो है यहाँ पे टोटल ब्लड का प्लाज्मा होता है। उसके बाद अगर हम बफी कोट बनाइए ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ल्यूकोसाइट्स हमारे होते हैं WBC, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और साथ ही साथ प्लेटलेट्स हैं, ये 1% से भी कम हिस्सा जो है वो इनका होता है। उसके बाद अगर हम 45% की बात करें तो वो इरिथ्रोसाइट्स होती हैं, और इरिथ्रोसाइट्स को बोलते हैं RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो इरिथ्रोसाइट्स का ही दूसरा नाम है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये येलोइश लिक्विड जो होता है ये प्लाज्मा होता है जो ब्लड के अंतर्गत प्रेजेंट रहता है। देखिए मैं बताना चाहूँगी कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, जो इसका पहला पेशेंट ठीक हुआ है वो कर्नाटक में ठीक हुआ है, जो प्लाज्मा थेरेपी से पूरी तरह से ठीक हुआ है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लाज्मा जो है वो प्रोटीन और सेल्स को पूरी बॉडी में जो है वो कैरी करता है, और
ये जो ब्लड डोनेट किया जाता है लोगों के द्वारा जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं, तो इनके द्वारा जो है ब्लड डोनेट किया जाएगा और उस ब्लड से जो है जो प्लाज्मा है वो अलग किया जाएगा और उसके बाद उस थेरेपी को यूज़ किया जाएगा कोविड-19 के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। तो देखते हैं कैसे पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं हम। अब देखिए ये प्लाज्मा थेरेपी होते क्या है। देखिए हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कोई भी जब एंटीजन एंटर करता है, एंटीजन मतलब कोई भी पैथोजन हो गया, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फिर कोविड-19 एक वायरस है, इसी तरह से बैक्टीरिया भी पैथोजेंस होते हैं जो हार्मफुल या फॉरेन जो माइक्रोब्स होते हैं हमारी बॉडीज़ में एंट्री करते हैं, तब हमारी जो बॉडी है वो उसकी तरफ रिएक्ट करना शुरू करती है। हालांकि बॉडी को कुछ दिन लगता है उस वायरस को पहचानने में और उन्हीं दिनों में आपको सिम्टम्स वगैरह भी नज़र आने लग जाते हैं। तो जैसे ही एंटीजन एंटर करता है तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देता है उस वायरस के खिलाफ और उससे लड़ने के लिए जो है हमारी एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम खराब होता है या फिर जिन लोगों को और भी बीमारियां होती हैं या जो ओल्ड एज पर्सनस होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है, उन लोगों के अंतर्गत जो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब बॉडी की जो ऑटोमेटिक हमारी एंटीबॉडीज़ बनाने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक किया जाता है। तो कोविड-19 में क्या किया जाता है कि जब ये जितने भी पेशेंट जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ हैं वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उनको इन्वाइट किया जाता है कि वो अपना ब्लड डोनेट करें। फिर उनके ब्लड को लिया जाता है और उसके बाद उससे जो प्लाज्मा है वो अलग किया जाता है। उसका भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है। उस प्लाज्मा को अलग करके फिर उसके बाद पेशेंट है जिसके अंदर वो इंजेक्ट करना है उसके भी बॉडी सिस्टम को एक तरह से देखा जाता है, उसको देखा जाता है कि क्या अभी कौन सी स्टेज है, किस पे वो ऐड करना है। तो इस तरह से जो है पूरा प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि वो जो प्लाज्मा लिया है कोविड-19 पेशेंट से जो ठीक हो चुके हैं उसको उस पेशेंट के अंतर्गत इंजेक्ट किया जाता है जो अभी कोविड-19 से ग्रस्त है और जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा अभी नहीं है। तो इस तरह से जो वो प्लाज्मा इंजेक्ट होता है वो एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करता है पेशेंट की बॉडी में जाकर और उस वायरस से लड़ने में उसको हेल्प करता है। देखिए कोई भी जो वायरस होता है, फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, जिस तरह से ये जो माइक्रोब्स जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में खुद से ही ऑटो एक स्ट्रक्चर होता है जिससे जो एंटीबॉडीज़ क्रिएट होती हैं और हमारी बॉडी फाइट करती है उनके खिलाफ। बस प्लाज्मा थेरेपी क्या करती है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम खराब है या जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उन लोगों को ये थेरेपी हेल्प करती है उन वायरस से, माइक्रोब से लड़ने में। इससे क्या होता है कि जो एंटी बॉडी होती है वो एक तरह का प्रोटीन ही होता है और वो एंटीजन को पहचानती है, फिर उसके खिलाफ पूरा जो है बॉडी की दूसरी सेल्स को एक्टिवेट करती है उसके खिलाफ लड़ने के लिए और इस तरह से हमारी शरीर जो है रिकवर होना शुरू हो जाता है उस वायरस से। क्योंकि कोविड-19 एक नए तरह का वायरस है और इसको जो है पहले थोड़ा टाइम लगता है एंटीबॉडी को पहचानने में, जब ये शरीर के अंतर्गत एंटर करता है तो इसका भी एक अपना प्रोसेस है। जितने भी लोग अभी तक ठीक हो रहे हैं, आपको सभी को पता है कि वैक्सीन तो अभी तक डेवलप हुई नहीं है, तो ऑब्वियसली वो अपने इम्यून सिस्टम की वजह से ही ठीक हो रहे हैं। हालांकि कुछ दवाइयां हैं जैसे रेमडेसिविर है या फेविपिराविर है जो कि इंडियन मार्केट्स में भी आ चुकी हैं, जिनका यूज़ किया जा रहा है कोविड-19 के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। ये दवाइयां भी हेल्प करती हैं, साथ ही साथ हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम, ये दोनों मिलकर जो है उस कोविड-19 से लड़ रही हैं। तो जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ये चीज़ें ही यूज़ की जाएगी। अगर बात करें प्लाज्मा थेरेपी की, तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनके लिए प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की जा रही है जब तक वैक्सीन का डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। तो गाइज ये था पूरा एनालिसिस मेरा कि अगर वैक्सीन आती है तो कितना टाइम उसको लगता है और क्या कोवैक्सीन 15 अगस्त तक आएगी कि नहीं आएगी। आपके क्या विचार हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो रामदेव जी ने एक जो लॉन्च की थी कोरोनिल, उसकी भी विश्वसनीयता आपको पता है कितनी निकली है। जिन्होंने दावा किया था पहले कि वो 7 दिन के अंतर्गत पेशेंट्स को ठीक कर सकती है, लेकिन अब वो अपने ही दावे से मुकर गए हैं कि उन्होंने कभी दवाई बनाने का दावा तो किया ही नहीं है। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोविड-19 से रिलेटेड हैं और आप अगर किसी चीज़ का ऐसे ही यूज़ ना करें, सबसे पहले आपको डॉक्टर से ही कंसर्न करना पड़ेगा। तो अपने आप से आप ना सोचें कि कोरोनिल रामदेव ने लॉन्च कर दी है तो चलो इसी को ले लेते हैं और इसको ही हम यूज़ करते हैं। हालांकि कई स्टेट्स ने है कोरोनिल को बैन भी किया है कि आप कोरोनिल बेच ही नहीं सकते और ना ही इसको कोई खरीदेगा, बैन भी किया हुआ है। तो आप भी ऐसी कोई चीज़ ना ले जो आपको लग रहा है कि मार्केट में चल रही है कोविड-19 से रिलेटेड, पहले से हम ले लेते हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड। एंड प्लीज़ चैनल पर बने रहिए। आपको और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।